कंटिन्यू। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, तो इसको कैटेगरी कर लीजिए, है ना सर। पहला तो उपनिवेशवाद और उसके चरण हो जाएगा। उपनिवेशवाद, हाँ, उपनिवेशवाद एवं उसके चरण, उसके चरण फेजेस कितने हैं, ठीक है। दूसरा जिस पे हम लोग बात कर चुके थे, भू राजस्व, भू राजस्व नीति, इस पे हम लोगों ने बात की थी, है ना, 3 तरह से जो थी। इसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण, 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 ठीक। फिर औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति, और औद्योगिक नीति में खासतौर से भारतीय हस्तशिल्पों का पतन, हस्तशिल्प का पतन, ठीक। इसी से कंसर्न है रेलवे, रेलवे और धन निकासी, धन की निकासी, और आखिरी है अकाल, ठीक। सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, ये ब्रिटिश आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है। पहला जो है, जो फेजेस हैं, वो फेजेस हम लोग देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद और उसके फेज क्या है, कितने फेजेस हैं, ठीक है। भू राजस्व नीति है इसके बाद, और इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें 3 थी, कौन कौन सी, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था और बहालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं। इस पे हम लोग बात फिर से नहीं करेंगे। ये कृषि का वाणिज्यीकरण है कि कैसे करके जो स्थानीय आवश्यकताओं थी, इसके अतिरिक्त, ये स्थानीय आवश्यकताओं के अतिरिक्त उपनिवेशवाद में या साम्राज्यवाद ने अपने फायदे के लिए या अपने हित के लिए किस तरह से कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, कि नकदी फसलों की खेती किस तरह से करवाई, ठीक है। ये औद्योगिक नीति क्या थी भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो इसमें जो हस्तशिल्प थे उनका पूरा पतन हुआ है, ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है एक तरह से। और रेलवे में जो निवेश है वो भी इसी फेज की इसी फेज का है, इसी की एक कड़ी है। और धन निकासी के बारे में थोड़ी हम बात कर चुके थे पिछले दिनों, उस पर शायद फिर से बात नहीं होगी। और अकाल जो लगातार बढ़े भारत में, उसके ऊपर बात हो सकती है। तो इतने फेजेस इसमें हो सकते हैं, ठीक है। सर ये कुछ नहीं आता आया हाँ, अभी बात करता हूँ इस पे, है ना।
ये दो तरह से होता है, जैसे एक तो नेचुरल होता है, प्राकृतिक तरह से होता है ना, और दूसरा जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद था, उसकी जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, उनकी वजह रही अकाल। अकाल का मतलब ये नहीं कि सूखा पड़ जाना, किस चीज़ की कमी से मतलब है, जैसे खाद्यान्न की कमी हो जाना है या भूखमरी हो जाना। तो इस तरह की जो चीज़ें, जो प्राकृतिक आपदा थी वो तो थी साथ में, लेकिन कुछ जो है मानव जनित आपदाएं भी थी, जिसमें साम्राज्यवाद और ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद इसका अहम रोल रहा है ना। तो उसी पे हम लोगों को बात करनी है इस अकाल नीति के बारे में, क्योंकि कोई सरकार की, ये सरकार का दायित्व होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि भाई जनता के लिए हित में काम करे, स्टोरेज रखे है। कभी भी सूखा पड़ सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो फूड ग्रेड पूरा होना चाहिए, है ना। एक तो फूड ग्रेड को स्टोर करें एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि उसको अगर आपके पास कम है तो उसको निर्यात ना करें, है ना। तो ये सब कुछ किया नहीं, क्योंकि फूड ग्रेड जो है बाहर जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था लगातार, ठीक है, पता है। और स्टोरेज का कोई मैनेजमेंट नहीं किया साम्राज्यवादी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने। तो ये इसकी वजह जो हुई, जो लगातार अकाल पड़ते रहे, और उसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग मारे गए, है ना। बंगाल में जो है 3-4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, और दूसरे लाखों लोग मारे गए बेइंतहा। जो है आप देखेंगे, अकाल को पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने सारे कैजुअलिटी हुई, कितनी सारी डेथ्स हुई, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको फेजेस वाइज बांट लें, उपनिवेशवाद और उसके चरण। एक इसमें दो चीज होती है ना। देखो, मातृ देश है, और ये उपनिवेश, ठीक है। इसको भारत के संदर्भ में देखा जा सकता है, और इसको ब्रिटेन। ठीक, ये इसका ये औपनिवेशिक शक्ति है, इसका जो स्वरूप होगा क्या होगा, शोषणकर्ता का। इसका जो स्वरूप होगा शोषणकर्ता का, ठीक है। ये बेसिक चीज है। और ये शोषित होगा, ये शोषित है। लाभ जो है इधर ही रहेगा, ठीक। अगर इसको इस तरह से हम देख सकते हैं, तो ये औपनिवेशिक देश है और ये उपनिवेश है, जैसे कि भारत और ये ब्रिटेन है। अब ये जो इसमें ये लाभ जो है वो कैसा, किस तरह से होगा, आर्थिक लाभ के लिए, है ना। जो शोषण हो रहा होगा वो सारा आर्थिक लाभ के लिए हो रहा होगा, यहाँ आर्थिक लाभ। और जितनी भी अब नीतियां बनेंगी जो है इसी आर्थिक लाभ के लिए होंगी, और वो सारी नीतियां जो है औपनिवेशिक नीतियां कहलाती हैं। ठीक है, जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी जो नीतियां हैं वो औपनिवेशिक नीतियां जो कहलाती हैं। और इन औपनिवेशिक नीतियों में क्या होता है कि एक तरह से उपनिवेश का अनिवार्य शोषण होता है। ये एक मतलब खास उसका कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है
कि उपनिवेश का एक अनिवार्य का शोषण होगा। शोषण किसका? उपनिवेश का। ठीक, क्या हुआ? ये शोषण करता होगा मदर कंट्री है, स्वरूप हमने लिखा, स्वरूप लिखा इसका जो मातृ देश है यानी मदर कंट्री है वो, उसका उपनिवेश भारत है और इसका स्वरूप क्या है? ये मदर कंट्री का शोषण करता है और ये शोषित हो रहा है, है ना। तो ये बेसिक चीज है कि ये इस तरह से होगा और ये सारी जो नीतियां इसी के लिए, इस लाभ के लिए ही बनाई जाएंगी। ये आर्थिक लाभ के लिए जितनी भी पॉलिसीज बनेगी वो इसी के लिए बनेगी और इसी को औपनिवेशिक नीतियां कहते हैं। इसके संदर्भ में जितनी भी नीतियां बनी उसको औपनिवेशिक नीति कहते हैं। ठीक है, तो रजनीश कहाँ है? हाँ, रजनीश इकोनॉमिक्स के आदमी हो, है ना? हम भी इकोनॉमिक्स के हैं। हाँ है? हम भी अच्छा, हाँ, तो थोड़ी सी जो है करते रहना इसमें जो पॉइंट्स हो, कुछ माइनस प्लस जहाँ करने का हो इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक, अब फेजेस देख लीजिए, है ना, कितने फेजेस हैं इसके। चरण, ठीक है। पहला जो है वो व्यापारिक पूंजीवाद, यानी प्लासी से लेके और 1813 तक। तो अगर इसमें इसकी बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव क्या रहे इसके हैं, तो ये घेरे की नीति है। इसमें घेरे की नीति पर बल, घेरे की नीति पर बल। इस वक्त विलय और विस्तार की नीति नहीं चल रही है। विलय और विस्तार नहीं, ऐसे कर लीजिए इसको। ठीक, ये तो राजनीतिक क्षेत्र हुआ, ठीक है, इसको हम ए मान लें। ठीक, बी जो है आर्थिक क्षेत्र, देख लीजिए इस पेज में क्या होगा, है ना। आर्थिक क्षेत्र में क्या, तो इसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखकर लाभ लेना, है ना। इसमें कंपनी की मोनोपोली बनी रही है इसमें, ठीक है। इसमें लगातार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी का एकाधिकार
बनाए रखकर लाभ है, कंपनी कमा रही है, ठीक। ये आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें इसमें एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा जो है निवेश, निवेश के माध्यम से लाभ, ठीक, निवेश के माध्यम से। अब ये निवेश का माध्यम क्या है, हैं? नहीं सर, ये कंपनी का एकाधिकार का मतलब नहीं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ई मोनोपोली थी उस वक्त, कोई दूसरा नहीं आ सकता था। जैसे ब्रिटेन लगातार कंपनी ऐसी कोशिश कर रही थी, इस तरह के प्रयास कर रही थी, वो उपहार दे रही है वहाँ की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको, संसद को, है, तो उनको ओबलाइज कर रही है कंपनी लगातार। और बड़ा जो है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ा उठा पटक की एक सिचुएशन दिखाई देती है। ईस्ट इंडियन कंपनी और वहाँ की जो सरकार है, यानी ब्रिटिश क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन और कंपनी के बीच उठापटक है, क्योंकि वहाँ भी लोग बहुत सारे तमाम और व्यापारिक कंपनियां बन गई हैं उस समय में, बहुत सारे पूंजीपति लोग हो गए, तो पूंजीपति चाह रहे हैं कि किसी तरह से भारत के द्वार उनके लिए भी खोल दिए जाए, और वो अपनी एकाधिकार, कंपनी अपना एकाधिकार और मोनोपोली बनाए रखने के लिए लगातार उनको मोबिलाइज कर रही है, किसी न किसी तरह से महंगे महंगे गिफ्ट दे रही है उनको, जो है यहाँ से जो रकम है उसको बढ़ा रही है। एक तरह से जो भारत की लूट और खसोट है वो उसकी नीलामी और बोली लगाई जा रही है वहाँ पर। अगर आप पूरी हिस्ट्री को खंगाल कर देखेंगे तो आपको ऐसा पता लगेगा कि जो जद्दोजहद चल रही है, ये लूट की जद्दोजहद है। भारत में जितना उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर बहुत मोटा माल कमाया जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ एक तरह से पूरी नीलामी चल रही है, बोली लगाई जा रही है। हालांकि यहाँ तक यानी 1813 तक कंपनी जो है अपना मोनोपोली बनाए रखने में कामयाब हुई है, सफल हुई है, लेकिन इसके बाद जो है मामला बदल दिया गया। उसका माध्यम क्या है? माध्यम ये है कि जो यहाँ से जो बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई और बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ है, और वहां से जो राजस्व मिला, अब इससे जो राजस्व मिला उस राजस्व से एक बड़ी रकम मिली है, और उस राजस्व के जरिए वो यहां से माल खरीदती है, रॉ मटेरियल, और कहा ब्रिटेन में भेजती है उसको, है ना। तो ये एक तरह से आयात और निर्यात वाला मामला ही है, लेकिन वही है कि इसमें कोई बैलेंस नहीं है ना। व्यापार, अगर व्यापार होता है तो व्यापार में एक बैलेंस होता है ना। तो इस समय भी कोई बैलेंस नहीं है इस समय में, तो ये चीज आपको देखनी है। तो ये आर्थिक इस फेज में ये आर्थिक बिंदु है जिन पे बात हो सकती है, जिसपे कंपनी जो है यूरोप में बेच के मुनाफा लगातार कमा रही है। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में अगर बात करें, जैसे सी हम पॉइंट ले रहे हैं सामाजिक क्षेत्र, ठीक है, इस समय तो सामाजिक क्षेत्र जो है वो हस्तक्षेप है। इस समय कोई हस्तक्षेप नहीं है सामाजिक क्षेत्र, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट चरण देखेंगे आप लोग, इस फेजेस में भी हस्तक्षेप करेगी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज है, इसको आगे बढ़ा लूं? यस सर, ठीक है।
औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। पूंजीवाद का सर ये मोनोपोली कब समाप्त हुई थी सर? है मोनोपोली कौन से एक्ट में समाप्त हुई थी? मोनोपोली कौन से एक्ट में समाप्त हुई थी? ये 13 में, ठीक है। हाँ 13 में फिर सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय को लेके सिर्फ बना रहा है। फिर इसके बाद जो है 1833 में उसको भी खत्म कर दिया। हाँ वो पूरी तरह से खत्म रहा है ना। तो ये नेक्स्ट जो फेज है वो औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है। ये जो है 1858 तक रहेगा। 1813 से लेके 1813 से 1858 तक, ठीक। एक अगर इसमें एक का मतलब राजनीतिक क्षेत्र हुआ, विलय और विस्तार की नीति पर बल दिया गया है इसमें। डलहौजी जैसे लोग हैं इस समय, है ना। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, और भी आर्थिक क्षेत्र देखें तो मुक्त व्यापार की तरफ, मुक्त व्यापार, ठीक। मुक्त व्यापार की नीति पर बल। एक 1813 के एक्ट में सिर्फ चाय और चीन ये बचता है, चीन के साथ व्यापार। चाय कहाँ ले जाते थे ब्रिटिशर्स? क्या सर? चाय कहाँ ले जाते थे? चाय सर अपने अपने पीने के लिए सर। हाँ चाय मतलब चाय जानी होगी ब्रिटेन में एक तो, है ना। यस सर। और क्या जा रहा था? मसाले सर। नहीं नहीं, ब्रिटेन में जैसे चीन से ये चाय ले जा रहे हैं, तो वहां से बहुत सारी पूंजी जा रही थी चीन को। एक बहुत सारा कैपिटल जो है, और क्योंकि वहां से चाय ले रहे हो चीन से और उसके बदले में पैसा ले रहे हो, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, अफीम की खेती शुरू कराई। बड़ा जो है इंटरेस्टिंग है मामला कि वो जो पूंजी चाइना ले जा रहा है या चाइना को दी जा रही है, तो एक तरफ तो वो भारत में भी चीन की चाय की बागान लगवाते हैं, है ना, और दूसरी तरफ यहाँ अफीम की खेती करते हैं, क्योंकि वो चाइना में अफीम की खपत बहुत ज़्यादा थी और अफीम बहुत महंगा भी था। तो चाइना की जो कैपिटल थी उसको भी जो है कैप्चर किया जा सकता था इसके जरिए, क्योंकि अब तक चीन से जो व्यापार होता था चाय का, जिसमें ब्रिटेन का व्यापार संतुलन बिगड़ रहा था, है ना। तो ये एक तरह से है क्या सूरत पूरी जद्दोजहद जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उस अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अपने पक्ष में करने की जद्दोजहद है, जिसमें भारत का कोई हित कहीं से नहीं देखा जाता है। हाँ, और भारत वो लगातार जो है भुखमरी और गरीबी कंगाली की तरफ लगातार बढ़ रहा है ना। तो ये सारी जो जद्दोजहद है सिर्फ व्यापारिक जो अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संतुलन है उसको अपने पक्ष में करने के लिए, उसके लिए
भारत का हितों का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो उपनिवेश है बना हुआ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इसके लिए वो यहाँ पर अफीम की खेती करवाते, और अफीम के लिए बाद में देखा गया कि युद्ध भी लड़े गए, है ना, अफीम युद्ध भी हुए। वो अफीम युद्ध जो है, मैंने कहीं नोट किए थे, ये देखिए जो है 1839 और 1842 से लेके जो है पहला हुआ अफीम युद्ध किस किस के बीच में हुआ। हाँ, अफीम युद्ध नोट कर लीजिए कहीं, है ना, काम आ सकते हैं अफीम युद्ध। तो इस ये जो है चीन और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन और चीन दो हुए। एक पहला जो है 1839 से लेके 1842 तक, 1839 से 1842 तक, ठीक है। चीन बुरी तरह से पराजित हुआ। और दूसरा जो है वो 1856 से लेके 1860 तक। ठीक है, इसमें भी चीन ही पराजित हुआ है। यहां ब्रिटेन के साथ इस सेकंड में फ्रांस भी है। वहां वो कोई है अभी गुलाम तो था नहीं चाइना, है ना, तो वो वहां नहीं चाह रहे थे कि किसी तरह की घुसपैठ हो या अफीम आए, है ना। तो अफीम एक तरह से अफीम की खेती या अफीम को बेचना वहाँ इलीगल था, है ना। लेकिन ये उस व्यापार में वहाँ खपत थी, तो मार्केट की तलाश थी उनको, और यहाँ खेती करा रहे थे उसके लिए, है ना, वो जो व्यापारिक संतुलन था उसको बनाए रखने के लिए, तो ये कर रहे थे इस चीज़, ठीक है। तो ये जो है अफीम युद्ध इस दौरान हुए थे, आप ये भी देखेंगे, है ना। क्या चीज संबंधित क्षेत्रों में सिर्फ अफीम की खेती होती है आज, अभी भी होती है, लेकिन वो सरकार की उसको सरकार रेगुलेट करती है उसको, है ना। उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। अफीम की खेती उस सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है, और आपको सरकार को बेचना है उसको, वो सर्वे कराती है कि कितने इलाके में हुई है, और ओपियम है, अफीम, फिर भी लोग बचा लेते हैं। हाँ, वो उसको बचा लेते हैं, और वो उसमें से उसका प्रोसेस जो है बड़ा टिपिकल होता है, उसको निकालना, है ना। उसके फ्लावर्स में से निकालते हैं, वो कौन सा फ्लोरल पार्ट है इसको देख लेना आप लोग जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ओपियम में कौन सा जो प्लांट होता है उसमें कौन सा प्लांट, तो बाद में जो बचता है उसको बौड़ा कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं ना, वो भी चाय की तरह उसको पिया जाता है बाद में, उसको भी लोग बतौर एडिक्शन यूज़ करते हैं, तो उसको भी, है ना। तो आप गूगल पे इसको सर्च कर लीजिएगा, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछा जा सकता है। तो इसमें मुक्त व्यापार नीति पर बल, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया जाए, ठीक है।
ठीक, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक ब्रिटिशर्स के लिए जो है दरवाजे खोल दिए गए भारत के। एक बात तो ये हुई, और एक चीज ये हुई कि भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं ब्रिटेन जो है ब्रिटिश वस्तुओं का आयातक बन गया। ब्रिटिश वस्तुओं का आयातक। सी जो है सामाजिक क्षेत्र का है ना, इसमें हस्तक्षेप किया जाने लगा है। हस्तक्षेप की नीति, और किसके क्षेत्रों में हुआ? शिक्षा में, शिक्षा और सामाजिक सुधार में। सामाजिक सुधार नीति। ठीक, देखिए अब हम लोग जब मॉडर्न फेज में खड़े हैं, पोस्ट मॉडर्न फेज में, तब हम लोग पीछे मुड़ के इस चीज को देख रहे हैं, है ना, कि हम कहाँ कहाँ तक शोषित होते रहे, किन किन क्षेत्रों में, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार तो ये गाती बजाती आई थी ढोलक लेके कि हम तो भारतीयों को सब बनाने आए हैं, है ना, कि रोम की तरह भारतीयों को सब बनाएंगे, भारतीय बड़ा सब है। ये एक प्रोपोगंडा और जो कल्चरल हेजेमनी थी, उस कल्चरल हेजेमनी को पूरी तरह से प्रोपोगंडा करते हुए चले आए, है ना। और फिर यहाँ हर एक क्षेत्र में जितना हो सकता था, है ना, सामाजिक क्षेत्र में भी, मतलब यहाँ तक कि आप सोचें भी तो उनकी तरह, उनके हिसाब से। यस सर, काफी हाँ, इसमें भी हर एक छोटे छोटे से एस्पेक्ट पे काम हो रहा था। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी बात एकदम हवा में हो रही हो, कि आप जैसे जो जो भारतीयों की सोच थी, उस सोच को भी वो अपनी तरह से ढालना चाहते हैं, अपने लिहाज से, कि जैसा वो चाहते हैं वैसा सोचे हर एक भारतीय, जो उनके हित में और उनके लाभ के लिए, उनके फायदे में हो सकता है। तो इस पे हर तरफ से मल्टी डायमेंशनल काम हो रहा था, एक तरफ से काम नहीं हो रहा है उसमें, हर तरफ से। ये नहीं कि सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, तो सामाजिक क्षेत्र में भी चल रहा है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसी तरह का काम चल रहा है। बार बार इस चीज को दोहराया जा रहा है। लॉर्ड मैकाले आ रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में भी वो चाहते हैं कि मतलब सोचने का उनका दायरा जो है कि कहाँ तक जाए भारतीय। वो ये नहीं चाहते कि उनको बहुत बड़ा कोई फिलोसफर या कोई विचारक बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ इतना भर कि वो इंग्लिश में काम कर पाए, उनका दिमाग एक तरह से क्लैरिकल बन जाए ये भारत। हालांकि ऐसा ही नहीं रहा कि जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही रहा हो, ये नहीं हुआ। इसके विपरीत हुआ क्या, इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ है। जिस मध्यम वर्ग का जो उदय है, इसी शिक्षा प्रणाली से निकला हुआ है।
ये ब्रिटिश जो शिक्षा प्रणाली है, इसी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से मध्यम वर्ग का उदय हुआ है और वहां से राष्ट्रवाद का जो एक उद्गार जो हुए है ना, वो जिसे कहते हैं कि एक पहली बार जो पूरा अपने आकार ले रहा है राष्ट्रवाद, इसी मध्यम वर्ग के माध्यम से वो अपना आकार स्वरूप लेता नजर आ रहा है, जिसमें जो बेल्ट ट्रेन थ्योरी निकल के आई दादा भाई नेहरू जी की, और उनके साथी तमाम लोग हैं, वो सब वही सारे लोग हैं मध्यम वर्ग के, जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, वही सारा बुद्धिजीवी वर्ग है जो जिनसे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं किसी की फिक्र या सोच पे किसी का कोई गुलामी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है जैसा मैकाले चाह रहे हैं वैसा ही हो भाई। एजुकेशन तो आपको आपके पंख लगा देने जैसी बात है, अब आप किधर उड़ेंगे ये मैकाले नहीं जो है जानते, है ना। मैकाले जिधर चाह रहे थे जरूरी थोड़ी है कि उधर ही जाए व्यक्ति, वो तो कहीं भी जा सकता है। तो ये जो है इसमें थर्ड जो है हस्तक्षेप की नीति। हाँ हाँ, शुरुआती दौर तो यही जो समाज सुधार आंदोलन है इसमें है, देख सकते हैं आप। अंग्रेजों के माध्यम से सुधार किया गया, भले ही वो अपने पर्पस में उन्हें उस लेवल तक ले जाना चाहते थे, लेकिन कहीं कहीं जो है देखिए आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय तो जैसे बिखरा हुआ है, जैसे हम लोग भारतीय नवजागरण की बात करते हैं ना, तो भारतीय नवजागरण पे हम लोग अलग से बात करने वाले हैं, मतलब एक बड़ा जो है टॉपिक है इस पे। लेकिन अभी मैं बता दूं तो भारतीय नवजागरण ऐसे छिटका हुआ है, ऐसे ना ऊर्जा सब जगह बिखरी हुई सी नजर आती है। हाँ, वो यहीं से है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप ही एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म है। और वो भारतीय राष्ट्रवाद शुरुआत में सामाजिक सुधार के तौर पे अपने अंदर सुधार की तरफ वो इंगित कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो सीधे जो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या सीधे आंदोलन खड़ा हो जा रहा है जाके, या कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है पहले, है ना। राष्ट्रवाद होने का कारण इससे पहले उनकी अत्याचार की नीतियां जो थी और बहुत सारी नीतियां एक्चुअल में हुआ क्या, इन सारी वजहों से भारतीय आपस में जुड़ रहे थे, है ना, इनकी वजह से, क्योंकि सबका दर्द एक जैसा, ठीक है। जैसे स्थानीय जो शासक थे उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन, अंग्रेज, ठीक है। जो किसान है उसका दुश्मन कौन, अंग्रेज। सामंत है उसका भी दुश्मन, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था को ये तोड़ रहे हैं, तो उसका भी दुश्मन कौन, अपने आपसी जो एकदम अपोजिट जो हित होते हैं उनको भुला के किसी ना किसी तौर पे वो एक प्लेटफॉर्म पे उस वक्त आते हुए नजर आते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म पे आना ही उस वक्त जो है वो राष्ट्रवाद की तरफ संकेत करता है ना। तो इसको हम तफसील से, हाँ, सामाजिक समानता, देखिए शुरुआत में जो राष्ट्रवाद है वो राजनीतिक राष्ट्रवाद की तरफ नहीं है, वो सामाजिक राष्ट्रवाद है शुरू, है ना। जो सती प्रथा का अंत है, समाज सुधार आंदोलन है, स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती हैं, केशव चंद्र सेन हैं, इनको तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन का राय को तो अग्रदूत कहा जाता है समाज सुधार का या भारतीय नवजागरण का। तो ये शुरू में दिखाई दे रहा है हमें इस तरह से कि समाज सुधारों के तौर पे या धर्म सुधार आंदोलन के तौर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी में राष्ट्रवाद तलाशना होगा कहीं ना कहीं जाके, है ना। तब वो आकार लेता हुआ आएंगे, तब वो राजनीतिक आकार में धीरे धीरे कई फेजेस में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अलग इसके बाद मैं वहीं पर पहुंचूंगा, इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे तो
सामाजिक सुधार आंदोलन है जिनके उन पे बात होगी अलग अलग तरह से, तो हम तफसील से डिटेल से उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये सेकेंड फेज हुआ, ठीक। थर्ड, इसको सेकेंड फेज को औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहा गया है। और तीसरा जो है और आखिरी जो फेज है वित्तीय पूंजीवाद। अठारह सौ अट्ठावन के बाद एक तो बनी रहेगा राजनीतिक क्षेत्र में, है तो विलय और विस्तार की नीति जो है त्याग दी गई। क्यों त्याग दी गई? विरोध हो रहा था सर, है सर 1857 की क्रांति के मूल कारण ये कोई क्या नाम सामाजिक, लेकिन सामाजिक लेकिन अधिकतर क्षेत्र जो थे वो विलय कर ही लिए गए थे सर। और लेकिन का जो क्रांति ये कहीं कहीं सर जो हड़प और विलय की नीति थी उसका परिणाम ये देखिए 1857 को जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि यही सामंतवाद है जो लीडरशिप दे रहा है 1857 को, है। बहादुर शाह जफर हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, खान बहादुर खान है, तात्या टोपे हैं, नाना साहब हैं, मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर हैं, है ना। लेकिन इसी में से तमाम जो है सामंतवादी राजे रजवाड़े ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं। काफी लोग हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो इस सामंतवादी व्यवस्था में जो साथ दे रहे थे उनका, और वो अगर बच पाए तो इसी सामंतवादी व्यवस्था की वजह से बच पाए। तो आगे से उन्होंने ये जो विलय और विस्तार की नीति को त्याग दिया और उसको बनाए रख के आगे के शासन का आधार बना लिया उसको, ठीक है। तो एकदम यू टर्न लिया है यहाँ पर जो है ब्रिटिश हुकूमत ने, एकदम जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन आ गया था तो उसने एकदम यू टर्न लिया और इसमें देसी रियासतों के प्रति सम्मान का जो है नीति अपनाई गई। और आगे जो है बहुत सारी टाइटल दिए जाने लगे, राजा है, खान बहादुर खान है, राय बहादुर, खान बहादुर खान, राय बहादुर है, बहुत सारी पदवियां देने। यही जो एलीट क्लास था, ठीक है, इसी एलीट क्लास को ये सब पदवियां दे रही है ब्रिटिश हुकूमत, क्योंकि उसको अपना शासन इन्हीं के कंधों पर रख के चलाना है ना। क्योंकि अब उस 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद इस बात को समझ चुके हैं कि हमारी आगे की जो शासन को बरकरार रखने के लिए एक आधार हो सकता है, एक मजबूत ग्राउंड हो सकता है इसके लिए। हाँ, राय बहादुर देसी रियासतों के
प्रति सम्मान की नीति अपनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है बी यानी आर्थिक क्षेत्र, क्या होगा इसमें? सेवा और निवेश के क्षेत्र में विकास किया गया। विकास, ठीक है। निवेश कहां हो रहा था? रेलवे में, ठीक है। रेलवे, जहाजरानी है, बैंकिंग, इनमें निवेश किया जाने लगा। और सामाजिक क्षेत्र में निष्क्रियता की नीति। अब इससे कोई फायदा हमें नजर नहीं आ रहा था सामाजिक क्षेत्र में कुछ करने से। उनको लगा कि ये तो गले की हड्डी बन जा रहा है बेवजह, तो उसको उन्होंने त्याग दिया। उसमें कोई आगे किसी भी तरह का एक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो फेज हुए। ठीक, इसके बाद हम लोग ये देख लें कि किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसको आगे बढ़ा दो। उपनिवेशवाद का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव है। अब इसमें भारतीय राज्य और देसी रियासतें हैं। ठीक है, इन पे क्या प्रभाव रहा? स्वतंत्रता और संप्रभुता की समाप्ति, अगर सहायक संधि लागू हुई है तब भी वो संप्रभुता तो उनकी नहीं रही है। वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद था उसके अधीन आ गए, तो संप्रभुता तो रही नहीं। ठीक है, किसान क्या हुआ? किसान का क्या हाल है? क्या किसान क्या हुआ? हाँ, शोषण तो सभी का हो रहा है। ऋणग्रस्त हो जाएगा, है ऋणग्रस्त और निर्धन। ठीक है, और गरीब हो गया। ठीक है, शिल्पकार क्या हुआ? शिल्पकार
एक तो गरीब हो ही जाएगा, निर्धन और बेरोजगार। इसमें बताइए कैसा, क्या क्या प्रोसेस रहा इसका, प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी। भारत में तो शिल्प थे, है ना, छोटे हस्तशिल्प जिनको कहते थे, मशीनीकरण औद्योगिकरण हुआ नहीं था, है मशीनीकरण हो गया, वो कच्चे माल का व्यापार करने लगे हम। नहीं, मशीनीकरण तो हुआ नहीं था, कच्चे माल की उपलब्धता भी एक कारण रही है। नहीं, जैसे होता क्या था कि भारत का जो सिस्टम था वो कृषि के साथ साथ जो है व्यापार भी था, है ना, कृषि के साथ साथ तालमेल के साथ व्यापार हो रहा है, और व्यापार उतना भर हो रहा है कि जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, है ना। तो उन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि रॉ मटेरियल सारा उधर चला जा रहा है ना, रेलवे हुआ और ये सब, इसकी वजह से कि ऐसे लगा कि जैसे सारा जो है वो किसी न किसी तरह से जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल, वो ब्रिटिश हुकूमत ब्रिटेन को भेज दे रही थी, चाहे वो दंडी प्रथा के माध्यम से हो या तकावी ऋण के माध्यम से हो या कोई और बाई फोर्स उनको किसी भी तरह से लेके हो, है ना। तो वो रॉ मटेरियल, इनको रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, है ना। तो ये शिल्पकार क्या करेंगे, वो कृषि की तरफ हो जाएंगे, और कृषि में फिर क्या होगा भाई, जितने लोग खप सकते हैं उतने ही तो खपाए जा सकते हैं उसमें, तो बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो रही है। एक तरफ तो ये हो रहा है, ठीक है, क्यों, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये शिल्पकारों के जो लोग संरक्षक थे उस सामंतवाद है, वो अपने राज्य को खुद नहीं एक तरह से बचा पाए, है ना, उनकी माली हालत खुद खराब हो गई है, तो फिर वो कैसे उसको खरीदेंगे, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। एक तो उन लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, बाकी पूरी आवाम की जो जनता है उसकी भी परचेजिंग पावर कम हुई, तो उसके खरीदार नहीं मिल रहे जो उनको। दूसरे जो ब्रिटेन से बन के आ रहे हैं जो माल, है ना, उसके सामने ही कंपीट नहीं कर पा रहे हैं ब्रिटेन से जो आयात हो रहा है माल, क्योंकि वो जो है बना हुआ माल है ना, मशीन से बना हुआ है, तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी है उसकी, है, तो कम, और वो संरक्षण वाली नीति भी अपना रहे हैं, है ना। यहाँ से जो माल जा नहीं पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा है कि वो टैक्स जो है बहुत ज्यादा लगा दे रहे हैं, है ना। वहां पर पहुंचेगा तो वही चीज यहाँ की जो है वो 10 रुपए वाली जो है वो 100 रुपए में हो जाएगी, ठीक है, और वहां से जो चीज आएगी वो टैक्स फ्री है, ये 10 वाली 10 में ही यहाँ रहेगी, ठीक है। तो कैसे करके बिकेगी, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, और वो संरक्षण उसको राज्य का नहीं मिला है, ठीक है, और इनके लिए रॉ मटेरियल नहीं है, तो ये जो है धीरे धीरे पूरा जो हस्तशिल्प था वो एक तरह से चौपट हो गया, है ना। और इसी बात को लेके तो जो है मार्क्स कह रहे हैं, है ना, कि ये अंग्रेज घुसपैठिया ही था जिसने चरखे को तोड़ के रख दिया, और जुलाहों की जो है भारतीय कामगारों की हड्डियां बिखरी पड़ी है मैदानों में। सर इसके पीछे क्या है, परंपरागत भारतीय परंपरागत समाज कहा जा सकता है कि जो ब्रिटेन ने शोषण किया भारत का, उसके पीछे भारत का परंपरागत समाज था। भारत का परंपरागत समाज उस शोषण के पीछे रहा। ये बड़ा ही जो है विचारणीय प्रश्न है ना। इसको नहीं, इस पे विचार किया जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, है ना, एक चीज नहीं है उसमें। तो हम लोगों ने खुद में बदलाव नहीं किए, वो तब्दीलियां नहीं हुई, है ना।
जैसे मुगल पीरियड से ही देखें तो चीज़ें जो है यूरोप की ताल में ताल हम लोग नहीं मिला पा रहे थे। वो लोग जो है मशीनीकरण कर रहे थे, पुनर्जागरण वहाँ हो चुका था, न तमाम तरह के नए विचार आ रहे हैं, विज्ञान है, तर्कवाद है? और हम लोग उस विज्ञान और तकनीकी तर्कवाद उस सब से बेखबर हैं। मतलब सर जो हो रहा था वो होने दे रहे थे सर, आंखें मूंदे पड़े हैं, है ना। और वो मध्यकालीन दौर में ही हैं हम लोग उस समय में। उस मध्यकालीन दौर में आंखें तब खुली जब तक हम उपनिवेश बन चुके थे, हैं? अब जैसे यहाँ का जो पूंजीपति वर्ग है वो अभी पूंजी कलेक्ट ही कर रहा है, वो कोई कारखाना नहीं लगा रहा है? वो पूंजी इस बारे में सोचता उससे पहले ही जो है यहाँ कब उपनिवेशवाद यहाँ घर कर गया भारत में, ये हमें पता ही नहीं लगा, है ना। इतने धीरे धीरे से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपने देखा कि 1600 से लेके और किस तरह से जो है अपनी पैठ बनाई है भारतीय समाज के अंदर, है। भारतीय राजनीति में किस तरह से प्रभुत्व जमाया है। देखिए, राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आपको धारा को बदलना है, समाज को ट्विस्ट देना है, तो राजनीति से आप दूर नहीं रह सकते, है ना। राजनीति के मेन स्ट्रीम में आपको जाना पड़ेगा। कभी कभार लोग क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था से क्षुब्ध होके बैठ जाते हैं कि मुझे तो व्यवस्था जो है समझ नहीं आई और मैंने जो है IAS क्वालिफाई किया कुछ साल और फिर छोड़ दिया, है। लेकिन इसका क्या मतलब है? आपको अगर गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। तो इसी तरह की चीज है। तो वही राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल बहुत जो है तार्किक है, इस पे बात हो सकती है, इस पे सोचा जा सकता है, इस पे विचार किया जा सकता है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो फिर से बात होगी इस पे, ठीक। तो शिल्पकार जो है वो निर्धन हो गया, बेरोजगार हो गया। जनजातियों का क्या हुआ मामला? जनजातियां भी तो है, तमाम जो विद्रोह कर रही है ना, उनमें एक खास प्रवृत्ति रहती है ना। इनकी जो स्वतंत्र पहचान थी उस पर चोट हुई है। ठीक, एक बात तो ये कि इनकी स्वतंत्रता और जो सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा थी उस पर भी चोट हुई। सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा, क्योंकि जंग संसाधनों की अवधारणा पर आधार, हाँ, प्राकृतिक वही तो जल है, जंगल, जमीन, यही तो जनजातियों की संपत्ति थी और उसको सामुदायिक माना जा रहा है। नए तरह तरह के लॉज आ रहे हैं, इसकी वजह से ये भी वर्ग जो है नाखुश है। कोई भी वर्ग जो है और वो एक तरह से परिवर्तन बहुत जल्दी किसी को पसंद नहीं होता है। और ये तो ऐसा परिवर्तन था जो इनके अपने फायदे के लिए नहीं है। अब अगर सरकार कोई परिवर्तन करेगी मुख्य धारा में लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो इन लोगों को भी फायदा होगा, आदिवासियों को, जनजातियों को। लेकिन उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जो भी फायदा है होना है वो वहाँ पर होना है, ठीक है।
भारतीय पूंजीपति जनजातियों के स्वतंत्र पहचान पर किस प्रकार जोर दिया क्या हो सकता है, ये जनजातियों की है किस प्रकार से जनजातियां कैसे प्रभावित हुई जैसे तमाम जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए, है ना, और ये ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट हैं। आप देखेंगे तो आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट हैं। तो ये लोग, इनका रोजगार ही वही था, जड़ी बूटियां इकट्ठी करना या लकड़ी को करना, जो परंपरागत तरीके से वही काम कर रहे थे। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है, और वो एक तरह से उनकी सामूहिक संपत्ति थी जिसको साम्राज्यवाद अपने लेकिन सर अधीन कर देना चाह रहा था। लेकिन सर अंग्रेजों मतलब जंगलों का संरक्षण क्यों कर रहे थे सर? कौन? अंग्रेज मतलब जंगलों का संरक्षण क्यों कर रहे थे भारत में? वहां से देखिए, वहां से भी जो उनको रॉ मटेरियल मिल रहा था, है, जंगलों से भी तमाम जो है रॉ मटेरियल, लकड़ी जो है जैसे है वो मिल रही है, चंदन की लकड़ी है, हाथी दांत है। हाँ, तो अपने प्रोटेक्शन में ले रहे हैं, अपना समय इकट्ठा कर ले रहे हैं। वैसा नहीं प्रोटेक्शन जो है वो कि इसको काटना नहीं, तो वो भी नहीं काटेंगे, हैं? स्वयं तो उसका दोहन तो करेंगे भी जैसे, लेकिन ये लोगों को नहीं कर रहे। ठीक है, भारतीय पूंजीपति की क्या जो है क्वेश्चन बनती है? ये अभी तक उभर ही रहा था, है? ये जो औपनिवेशिक नीतियां थी, इनकी वजह से पूंजी निर्माण जो है वो अवरुद्ध हुआ है। औपनिवेशिक नीतियों की वजह से। एक बात तो ये हुई, और ये पूंजी निर्माण उनका अवरुद्ध हुआ, जिसकी वजह से वो आधुनिक औद्योगिकरण का जन्म नहीं हो सका ना। आधुनिक औद्योगिकरण नहीं हो सका भारत में। मध्यम वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। ठीक, एक चीज तो ये हुई। दूसरा, हालांकि ये वर्ग जो है ब्रिटिश नीतियों का समर्थक भी बना है,
समर्थक थे। हाँ, विरोधी भी हैं और समर्थक नहीं बना है, समर्थक भी बना, ठीक। ब्रिटिश नीतियों के औपनिवेशिक स्वरूप को पहचानकर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, है ना, ब्रिटिश नीतियों के औपनिवेशिक स्वरूप को पहचानकर भारतीयों को जागरूक किया। ठीक, एक चीज और आगे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। सर महिलाओं की स्थिति क्या थी उस समय? क्या चीज? महिलाओं की स्थिति? यहाँ हाँ सर, उस टाइम पे पहले से तो अच्छी अलग से तो कुछ नहीं आता है ना, जैसे सती प्रथा का जैसे हो जा रहे हैं, तो कुछ तो बेहतर हुई होगी। अंग्रेजों के आने से कहीं ना कहीं समतामूलक समाज का तो निर्माण हुआ है। अंग्रेजों के आने से, जी हाँ, शायद अगर अंग्रेज ना आते तो इतना एक नए से एक चीज है, जैसे हम लोग होता क्या है कि अंग्रेजी हुकूमत या ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तमाम जगह आलोचनाएं करते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं, ये होता है। लेकिन हम सोच रहे हैं एक सेशन वो होना चाहिए जिसमें हम देखें कि लाभ हमारे क्या है, उसमें फायदे क्या है। जाने अनजाने जरूरी नहीं है वो उनकी कोई अप्रोच ऐसी रही हो, बट उसके साथ साथ जो है ऐसा बहुत कुछ हो गया है जो जैसे पूरे भारत को एकीकृत करने का जो काम है वो हो रहा है इस वक्त। सामंतवादी व्यवस्था पे जो प्रहार हो रहा है ना, भारतीयों में एकता के भाव जो है वो जागृत हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो राष्ट्रवाद का विकास है वो राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है ना, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, जैसे इसकी वजह से रेलवे की वजह से, है ना। एक बैठा हुआ आदमी अगर पंजाब में बैठा हुआ तो वो बंगाल के आदमी से कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है ना। तो विचार बढ़ रहे हैं, लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि राष्ट्रवाद का जो विकास है वो बड़ी तेजी से हो रहा है, ठीक है। और इसमें फिर देखते हैं जाके कहीं ना कहीं, है ना, जो उद्योग के क्षेत्र में है वो हम राष्ट्रीय और जो स्थानीय परिदृश्य को लांघ के कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गए हैं, जो आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए आधार हो सकता था, फायदे की बात हो सकती थी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हुई, जैसे हम उस वक्त तो देख रहे हैं कि वो स्थानीय स्तर पे था, हमारी व्यवस्था को तोड़ा, है ना, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बाद में पहुंच गया जाके। और आज़ादी के बाद हम उसका फायदा उठा पाए जब हमारी हुकूमत हमारे हाथ में है, हमारी नीतियां हम अपने हिसाब से बनाए। नींव सर उसकी पहले ही पड़ चुकी थी सर, हैं? उसकी नींव पहले ही पड़ चुकी थी सर। नींव पहले शुरुआत उसकी हो चुकी जाने अनजाने में। उन्होंने ऐसा नहीं कि भारतीयों के भले के लिए कुछ किया हो, है, लेकिन हुआ ऐसा। अब जैसे रेलवे का मामला अगर ले
है ना। तो रेलवे का विकास उन्होंने क्यों किया है? एक तो जैसे वो जो खेती कर रहे हैं, जो वाणिज्यीकरण हुआ है खेती का, उस खेती के वाणिज्यीकरण के सेंटर्स हैं जगह जगह, है ना। कहीं नीम की खेती हो रही है, कहीं अफीम की खेती हो रही है, कहीं चाय के बागान हैं, और इन सबको पोर्ट से जोड़ना है, ठीक है। तो वहां तक भी रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी, उन सेंटर तक भी रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी, और देश के उन कोने कोने तक रेलवे लाइन बिछानी होगी जहां उनको लगता है कि यहाँ विद्रोह की संभावना हो सकती है। तो उसको दबाने के लिए, तेजी से एक्शन लेने के लिए जो ब्रिटिश सेना है वो पहुंच जाए, तो इसके लिए ये हो सकता है ना। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, उनके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन बाद में तो इस्तेमाल हम लोगों ने खुद किया उसका, है। हालांकि जैसे इंजन भी स्वेज नहर वाला जो खुल गया है, तो इंजन भी सारे जो है वहीं से आ रहे हैं, कलपुर्जे हैं रेलवे के बन के वो वहीं पर आ रहे हैं। फिर बाद में हम लोगों ने कारखाने लगाए, हमारे यहाँ इंजन भी बनने लगे, रेल के डिब्बे भी बनने लगे, सब मेंटेनेंस भी खुद होने लगा, उसका इस्तेमाल हुआ। और आप देखेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में जो जमीन का जितना अधिग्रहण कर लिया था रेलवे ने, वही जमीनें हैं, और तो आज तक हम कोई अधिग्रहण कर नहीं पाए। यस सर, है आज के टाइम पे बहुत मुश्किल भी होता है। अब मुश्किल भी था डेमोक्रेसी में यस सर, कि आप जमीनों का अधिग्रहण ऐसे करके नहीं कर सकते, उसमें तमाम जो है पॉलिटिकल इश्यूज हो जाएंगे पैदा, है। तो उसकी वजह से वो नहीं हो सकता। और ब्रिटिश पीरियड के अलावा हमने कितना लाइनें बिछाई, उस मीटर और नैरो गेज को जरूर ब्रॉड गेज में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, लेकिन नया कितना कर पाए, है ना। तो ये जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ऐसा हो जाता है ना। ये उसी तरह की बात है कि जैसे मैकाले सोच रहे हैं वैसा जरूरी नहीं वैसा ही हो, है। हाँ, तो उन रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज या जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्यवाद को बनाए रखने के लिए, या साम्राज्यवाद के शोषण के लिए, है, या शोषक स्वरूप के लिए और अपने लाभ के और हित के लिए जो बनाया था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल भी तो हमने किया, उसी पे तो विकास के पहले कदम हमने बढ़ाए हैं। तो ये अलग की बात है। लेकिन सर काफी संपदा भी सर, बहुत कुछ लूट के भी है, अगर हाँ, वो हमारे पास होता तो ये अवेयरनेस और ये सब कुछ हो जाता है। हाँ, देखिए हिस्ट्री में जो हुआ है वो हुआ है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, है ना। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा नहीं। अब हमारे साथ तो हमें तो लूटा जा सका है, लूट लिया गया, तो हम लोग तो लूट गए, तो अब नहीं लूट गए होते तो क्या होता, ये सोचना क्या है। लेकिन कई बार इस तरह के सवालात जो हैं, कई बार इस तरह के सवालात पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि लोग हम कहते देते हैं कि इससे तो ब्रिटिश पीरियड अच्छा था, है, ब्रिटिश पीरियड अच्छा था, लेकिन नागरिक अधिकारों का क्या है, आपके राइट्स और फ्रीडम का क्या। ये सारी चीजें हैं जो एकदम उस वक्त जीरो थी, है। एक जो है एक छोटा सा जो है वो मैं बनवाए दे रहा हूँ। जब ये बात आई है तो जरा से इकोनॉमिक्स के लोग हैं, ये लोग जो है समझ जाएंगे आसानी से। बस 5-7 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। वही टाइम है ब्रिटिश भारत इधर लिख लीजिए।
इधर जो है स्वतंत्र भारत लिख लीजिए। स्वतंत्र भारत है ना। तो रेलवे आधुनिक औद्योगिकरण। ठीक। शिक्षा स्वास्थ्य और नागरिक अधिकार। अकाल। ठीक। अब देखिए नागरिक अधिकार से डॉट में ही दिखाई दे रहा है। यस सर। हैं? लेकिन सर वो तो सभी के लिए है। और स्वतंत्र भारत रेलवे शिक्षा स्वास्थ्य नागरिक अधिकार और कुछ और औद्योगिकरण ठीक है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। दोनों बेटर कौन है सर? अब आप देखिए कौन सा बेटर मानेंगे हैं। यहाँ रेलवे रेलवे तो है। यस सर, स्वतंत्र भारत है। इसके अलावा तो सब नेगेटिव ही जा रहा है यस सर। है ना। वहाँ रेलवे जरूर कम हुआ है लेकिन अकाल का जो ग्रोथ कहाँ थी और कहाँ है इस वक्त। और बाकी सारे जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, नागरिक अधिकार है, औद्योगिकरण है ना। ब्रिटिश काल में जो है उस समय रेलवे में जो है सारा पैसा यहाँ से ले जाते थे ये लोग, ब्रिटिश वाले। हाँ पैसा सारा ले जाते थे यहाँ।
रेलवे का हाँ यहाँ से नहीं, रेलवे में निवेश को वो कर रहे थे। रेलवे का कलेक्शन बता रहे हैं, यात्री कलेक्शन। लेकिन सर यात्री कलेक्शन नहीं होता था, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो रहा था है। एक तो जैसे उपनिवेशवाद को, एक बात ये कि जो जैसे उपनिवेश की जो व्यवस्था पे जो खर्च हो रहा है, एक पैसा वो है कि उपनिवेश को चलाने के लिए जो खर्च हो रहा है, यानी व्यवस्था में जो खर्च हो रहा है वो पैसा, और दूसरा जो बच रहा है ना, जो बच रहा है उसको अधिशेष कहा जाता है, क्यों, या सरप्लस। इस सारी जो लड़ाई थी इस सरप्लस को लेकर थी। इस सरप्लस की जो लूट हो, किस तरह से इसको खींचा जा सके, इस सरप्लस को, ठीक है। एक मोटा अमाउंट तो कम से कम आधा है, 50% तो यहाँ के सिस्टम पे खर्च होगा ही, जो मिनिमम होगा, है ना। हालांकि उसमें भी जैसे सैलरी है, भारत में देखें तो भारत सचिव जो संसद में बैठा हुआ था, भारत सचिव, वो भी सैलरी ले रहा था और उसको भारत के खर्चों में जोड़ा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ के उसके लिए जो वो लिया जा रहा था ऋण है, जो लोन ले रहे थे, और लोन की अदायगी में जो पैसा जा रहा था वो भी इसी के खाते में आ रहा था। एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन की अदायगी में खर्च हो रहा था, है। और जैसे उन्होंने कहा कि सारे पूंजीपतियों को, कंपनियों को आमंत्रित किया शेयर होल्डर्स के लिए। उन्होंने कहा कि जो भी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 5% गारंटी मुनाफा दिया जाए। और शुरुआत में तो रेलवे, जाहिर बात है कि मुनाफे का तो सौदा रही नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सब बन रहा है, लेकिन उनके लिए 5% मुनाफे की गारंटी थी। और वो गारंटी कहां से दिया जा रहा था? भारत के संसाधनों से, है। तो भारत का पैसा तो जा ही रहा है सब कुल मिला के, चाहे वो लोन की अदायगी पे हो, चाहे वेतन या भत्तों पे खर्च हो रहा हो, है, या फिर इस गारंटी जो दे रहे हैं 5% की उस पे हो, वो तो सारा टोटल खर्च हो ही रहा है, वो पैसा तो जा ही रहा है। वो आप पढ़ेंगे तो लंबे चौड़े फिगर्स आपको मिलेंगे, उसमें करोड़ों में हैं दिए हुए किताबों में। जो आपने फिगर बनाया है स्वतंत्रता से पहले, मतलब स्वतंत्रता के बाद का है, मतलब ब्रिटिश काल का हो गया, लेकिन सर एक ब्रिटिश काल से पहले का भी डायग्राम बना दे तो अच्छा है। ब्रिटिश काल से पहले का, हाँ, उसमें भी हिंदुस्तान की मतलब जो उसके स्केल क्या होंगे एक्चुअल में, वो इंडिया मेकिंग प्रोसेस में है ना। इंडिया जो है बन रहा है अभी, वो हम कहाँ जो है मैसूर में देखेंगे कि उसको पंजाब में देखेंगे कि अवध में देखेंगे कि हैदराबाद में देखेंगे, कहाँ देखेंगे? बात ये है कि जो अंग्रेजों ने शोषण किया वो कहीं कहीं सभी का शोषण किया है। हाँ, ये जो उससे पहले होता था वो किसी पर देश का शोषण होता था, हाँ, खेती करता था। हाँ, लेकिन तो उससे तो कहीं कहीं जो है अंग्रेजों ने किया वो नहीं किया। जैसे उससे पहले के लिए स्केल कहाँ से लाएंगे हम, उसको मेजर करने के लिए स्केल्स कहाँ से लाएंगे? ठीक है सर, लाएंगे, लेकिन मैं कम से कम इन्होंने एक क्षमता समाज की तो हाँ, मैं समझ रहा हूँ। नहीं सर, अगर शोषण किया तो सभी करना, और सर भी के लिए वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं की बात है। एक सेशन अलग से करेंगे इस पे, है ना। ठीक, थैंक यू सो मच।